हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज में क्लास नंबर 29। इससे पहले मैं 28 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में मैंने जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है। तो इसमें बहुत सारी क्लासेस यानी कि 28 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पीछे की क्लासेस रह गई हैं उनको भी देख लीजिएगा। साथ ही ये जो सीरीज़ है वैसे तो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जीएस का सिलेबस सेम ही रहता है। खास करके मैं इस सीरीज़ को 2026 और 27 में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए टॉपिक एंड सब्जेक्ट वाइज करा रही हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी क्लासेस को अच्छे से देखिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में भारतीय राजव्यवस्था, जिसमें हम आर्टिकल जो 85 ओके, इससे पहले के आर्टिकल्स हम पिछले क्लासेस में करा चुके हैं। और ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन पॉलिटी में संसद लॉन्ग टॉपिक है, जिसमें आर्टिकल 79 से 122 तक उल्लेख मिलता है। ओके, और जो संसद है वो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आती है। तो ओके, अब इसमें बात करते हैं। आर्टिकल 85 है मंत्र परिषद की सलाह पर संसद के शस्त्रावसान और विघटन दिए गए हैं। किसके द्वारा बुलाया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखिएगा। बजट शस्त्र होता है, इसका जो समय होता है कितना होता है तो फरवरी से अप्रैल माह तक बजट शस्त्र का समय होता है। मानसून शस्त्र जुलाई से अगस्त, ये पूछे गए हैं एग्जाम में कई बार। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको अच्छे से याद रखिएगा। शीतकालीन शस्त्र ये दिसंबर में होता है और शस्त्रावसान शस्त्र का समापन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विघटन वर्तमान लोकसभा शस्त्र की औपचारिक समाप्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। स्थगन शस्त्र के भीतर स्थायी विराम जिसमें बैठक समाप्त हो जाती है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो पीठा जो सीन अधिकारी होते हैं उनके द्वारा। अनिश्चित काल के लिए स्थगन पीठासीन अधिकारी द्वारा अगली शस्त्र की तारीख तय किए बिना ही शस्त्र की बैठक समाप्त कर दी जाती है। यह शस्त्रावसान से ठीक पहले होता है। ध्यान रखिएगा। संसद के स्थगन प्रस्ताव किसी अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के लिए मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है तथा इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, कितने सदस्य तो 50। नेक्स्ट, कुछ अन्य संसदीय प्रस्ताव प्रक्रिया दी गई हैं। समापन प्रस्ताव ये सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को समाप्त करने के लिए किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या किया गया प्रस्ताव होता है। ध्यान आकर्षण, ध्यान को आकर्षित करना, यानी कि जो प्रस्ताव होता है यह संसद के किसी सदस्य के द्वारा सार्वजनिक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। व्यवस्था का प्रश्न यह तब उठाया जाता है जब सदन की कार्यवाही प्रक्रिया के सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है। व्यवस्था के प्रश्न पर किसी भी बहस की अनुमति नहीं होती है। प्रश्नों के प्रकार, कितने प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न होते हैं तो उनको देखते हैं। नंबर 1 पे है तारांकित प्रश्न। यह मौखिक प्रश्न उत्तर पूरक प्रश्न हो सकते हैं। अतारांकित प्रश्न होते हैं यह लिखित उत्तर आवश्यक कोई पूरक प्रश्न नहीं हो सकता है। अल्प सूचना प्रश्न जो होते हैं वह 10 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। प्रश्न निजी सदस्यों से पूछा जा सकता है। निजी सदस्य वह होते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं, उनको निजी सदस्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत में शक शासन। ओके, किसके बारे में बात करने वाले हैं, शक शासन के बारे में। उन्होंने उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत पर शासन किया था। इन्हें सिथियन, ओके, कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा तो उसके लिए सॉरी। ओके, सिथियन भी कहा जाता है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको समझ लीजिएगा। कहा जाता है और उन्होंने स्वयं को 5 शाखाओं में विभाजित किया था शकों ने। ध्यान रखिएगा, जिनमें से एक शाखा पश्चिम भारत में बस गई और 4वीं शताब्दी ईस्वी यानी कि 300 से 400 ईस्वी तक शासन किया था।
शकों ने। ओके, विक्रमादित्य परमार 57 ईसा पूर्व में उन्होंने शकों को पराजित किया। यह विक्रम संवत की शुरुआत थी। विक्रमादित्य एक प्रतिष्ठित उपाधि बन गए थे। ओके, और जो विक्रमादित्य थे उन्हें ये कहाँ के शासक थे, तो उज्जैन के, ध्यान रखिएगा। जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया। यह प्रारंभिक शिलालेख था। कौन सा, तो जूनागढ़, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है रुद्र दमन प्रथम। ये 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। वह सबसे प्रसिद्ध शासक थे। रुद्र दमन प्रथम थी ये, ठीक है। और जूनागढ़ शिलालेख जिसे गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है, संस्कृत भाषा का प्रारंभिक शिलालेख है जो गुजरात में स्थित है और इनमें उनका उल्लेख मिलता है। उन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था जिसे पुष्यगुप्त वैश्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थी उन्होंने बनवाया था। पार्थियनों, ओके, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है। पार्थियनों ने भी शकों के काल में भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवेश किया था। ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीहा के शिष्य सेंट थॉमस ने इंडो पार्थियन राजा के समय भारत का दौरा किया था। किसके, ईसा मसीहा के जो शिष्य थे जिनका नाम क्या था, सेंट थॉमस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ ज्योग्राफी में दी गई हैं राज्यवार झीलें। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं, तो सबसे फेमस जिसका नाम है पुष्कर झील, जो कहाँ पर है, अजमेर में। सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील साभर झील चिल्का एक तटीय झील है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद जिसे ढोवर झील भी कहा जाता है, यह कहाँ है, तो उदयपुर में। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं, तो मानव निर्मित जलाशय कीठम झील सूर सरोवर भी कहा जाता है जो आगरा में है। इसे वर्ष 2020 में रामसर स्थल में जोड़ा गया था। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर जो सोनभद्र जिले में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील और रेणुका झील, ये दोनों झीलें कहाँ पर हैं, तो हिमाचल प्रदेश में, इनको भी ध्यान रखिएगा। हरियाणा की ये झील तो सबको याद होती है, सूरजकुंड झील, ये कहाँ पर है, तो हरियाणा में, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में भूसी झील और लोनार झील, ओके, ये जिसे क्रेटर झील भी कहा जाता है जो उल्कापिंड के कारण बनी है, जिसे बुलढाना जिले में है ये झील। ओके, भूसी झील और लोनार झील। केरल में भारत की सबसे लंबी झील जिसे वेम्बनाड झील भी कहा जाता है, जिसका नाम क्या है, वेम्बनाड झील, और इस पर पाम्ब नदी गिरती है। संस्थमकोट झील और अष्टमुड़ी झील, ये भी कहाँ पर है, तो केरल में, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। कालवेली झील, ये भी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तेलंगाना में श्रीशैलम झील, नागार्जुन सागर झील, हुसैन सागर झील, हैदराबाद और जो सिकंदराबाद को जोड़ती है हुसैन सागर झील, ध्यान रखिएगा। और निजाम सागर झील, ये भी कहाँ पर है, तो तेलंगाना में, इनके भी नाम ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है जो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। ओडिशा में भारत की सबसे ऊंची झील गुरु डोंगमार झील है। सोलहामो या चोलुम झील, ये भी सिक्किम में है। असम में हाफलोंग, ओके, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, हाफलोंग झील और ओमियम झील और दोपार व्हील झील, ये सभी कहाँ पर है, तो असम में, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट दुनिया की सबसे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है कैस्पियन सागर झील। दुनिया की सबसे गहरी झील जिसका नाम क्या है, तो वैकल झील, जो कहाँ पर है, तो रूस में, ध्यान रखिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है यूएसए और कनाडा में। दुनिया की सबसे बड़ी नौगम्य झील जो क्या नाम है, टिटिकाका झील, जो पेरू और बोलिविया में है। ओके, मणिपुर, दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील लोकटक झील, यह पुमदी के तैरते हुए हिस्से के लिए प्रसिद्ध है। किवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है, मणिपुर में, ध्यान रखिएगा। ओके, ये स्टैटिक जीके के हिसाब से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी में 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 तक इसका समय काल है।
ओके। प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा, समानता को और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, इन चीज़ों को प्राथमिकता दी गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। लक्ष्य 8% का था और प्राप्ति कितनी हुई तो 7.6% की, और कुल 11 संकेतों को मानकर देश का विकास किया गया था। नरेगा भी इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। पीएम पहले अटल जी थे और बाद में कौन बने तो मनमोहन सिंह। 2005 में सूचना का अधिकार आया, RIT राइट टू इंफॉर्मेशन मॉडल इनपुट और आउटपुट मॉडल को अपनाया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। मॉडल ध्यान रखेगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना जिस मॉडल कौन सा था तो सी रंगराजन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लक्ष्य 9% था प्रतिशत था और प्राप्ति 8% की हुई थी, यानी कि 7.8 के लगभग में, यानी ठीक है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवा पर किया गया था। 2009 में शिक्षा का अधिकार आया, राइट टू एजुकेशन। उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना, यह 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी में कंकाल तंत्र। ये हमारा न्यू टॉपिक है, स्केलेटल सिस्टम। ओके, कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल। ओके, बाह्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, वो क्या क्या आता है, यानी कि जो बाहरी कंकाल तंत्र होता है, जैसे त्वचा है, नाखून, सींग, कछुए का जो खोल होता है ऊपर का, और जैसे खुर जानवरों के खुर होते हैं, और जैसे बाल, कैचुली, ठीक है, ये बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। अंतः कंकाल जैसे हड्डियाँ, जो हमारे शरीर के अंदर हड्डियाँ पाई जाती हैं, उनको अंतः कंकाल कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हड्डियाँ, अंतः कंकाल तंत्र के बारे में। ओके, इनको भी दो भागों में बांटा गया है, अक्षय कंकाल तंत्र और उपांगी कंकाल तंत्र। अक्षय कंकाल तंत्र के अंतर्गत कितनी हड्डियाँ होती हैं तो 80। ये 80 वॉन्स पाई जाती हैं अक्षय कंकाल तंत्र के अंदर, जिसमें कपाल की हड्डियाँ होती हैं, पसलियों की हड्डियाँ और रीढ़ की हड्डियों को मिलाकर कुल कितनी बोन्स होती हैं तो 80, यानी कि 80। उपांगी जो हड्डियां होती हैं, इनमें 120 बोन्स पाई जाती हैं। हाथ और पैर की हड्डियों को मिलाकर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं तो 120। ये ध्यान रखिए, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, अक्षय हड्डियों की संख्या कितनी होती है या उपांगी हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ओके, तो हड्डियाँ, ठीक है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। पदार्थ कैल्शियम, फॉस्फेट, कैल्शियम पाया जाता है। कार्बोनेट, प्रोटीन और ऑक्सीजन। कार रुधिर निर्माण। ओके, अस्थि मज्जा, ध्यान रखिएगा। ये हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा होता है, ये हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला एक मुलायम स्पंजी ऊतक होता है, अस्थि मज्जा। नंबर ऑफ बोन्स, हड्डियों की संख्या अलग अलग लोगों में, जैसे शिशुओं में कितनी होती है तो 300 इनकी संख्या, और बच्चों में 270 से 280 के मध्य में होती हैं, और वयस्क में कितनी होती हैं हड्डियाँ 206। ध्यान रखिएगा। ओके, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके में, जनगणना हमारा टॉपिक चल रहा है, और आज हम बात करने वाले हैं अधिकतम साक्षरता के साक्षरता के बारे में बात करने वाले हैं, जहां अधिकतम साक्षरता वाले देश, शीर्ष 3 राज्य, न्यूनतम साक्षरता वाले और केंद्र शासित प्रदेश। ओके, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम साक्षरता वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं तो मिजोरम, केरल और गोवा। मिजोरम में ये मिजोरम पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है, जिसमें कितनी है तो 98.2% लोग साक्षर हैं, यानी कि पढ़े लिखे, मतलब मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। ओके, केरल दूसरे नंबर पर कौन सा आता है तो केरल, जहाँ पर 94% लोग पढ़े लिखे हैं, और गोवा में 88.7%। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूनतम साक्षरता वाले 3 राज्य कौन से हैं जो कम पढ़े लिखे हैं थोड़ा, तो सबसे पहले कौन आता है बिहार। बिहार में 61.8%। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश 65.4%, और सबसे कम कहाँ वो, ठीक है, यहाँ पर। और फिर कौन आता है तो राजस्थान में 66.1%। ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये शीर्ष 3 राज्य हैं जो कम। नेक्स्ट है अधिकतम साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है साक्षरता वाला, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो लक्षद्वीप 91.8%। ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो दादरा एवं नागर हवेली, जहाँ 76.2% लोग साक्षर हैं। तो ये आज तुमको
पिछली क्लास में हमने लिंगानुपात वाले स्टेट किए थे, और शीर्ष 3 अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर केंद्र शासित प्रदेश, तो उनको याद कर लेना। आज की जो क्लास में आपको ये याद रखनी है, ओके। अगर थोड़ा थोड़ा याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा और भूलोगे भी नहीं। और आपको पता है कि जनगणना से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आपको बताना है क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। साथ ही आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हम अपने टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी और अपना रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जो GS तो ऐसा है सब्जेक्ट, जितना रिवीजन करोगे उतना ही याद होगा, ओके। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक या यदि कोई मिस्टेक होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।